नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जो एमपीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम 2024-25 में किए गए हैं, उनका जनजातियों से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस वर्ष कितने प्रश्न रिपीट होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें ये भी है कि कौन से प्रश्न आने की संभावना है, और ये यूनिट मतलब कि जनजातियों से संबंधित प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मैंने जो एक वर्ष के अंतर्गत जो भी प्रश्न हुए, तो मैंने उनको लिया है। मैंने करीब 6 से 7 प्रश्न पत्र का अध्ययन किया है। उसके बाद मैं ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते पर रिपीट होते हैं। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं। अब ये देखिए, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस से ये प्रश्न आया है। ठीक है, ये पशु चिकित्सा अधिकारी से संबंधित एक पेपर हुआ था। उसमें क्या प्रश्न आए हैं, कैसे क्या है, कितने रिपीट हुए हैं, ये हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के आहार अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये है आहार अनुदान योजना। अब आहार अनुदान योजना का जो प्रश्न पूछा गया है, तो भाई इससे पहले कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बार बार बताने की चेष्टा की है मैंने कि प्रश्न रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर रिपीट एज इट इज प्रश्न नहीं हो रहा है, जैसा का जैसा पूछा गया है वो नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न रिपीट होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका। आहार अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है ना। हम्म, आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं से संबंधित है। ठीक है। आहार अनुदान 15 जिलों में लागू है। ठीक है। आहार अनुदान योजना अन्य पिछड़े वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग का क्या मतलब हो गया? ओबीसी। और ये योजना संबंधित है एसटी से। ठीक है, आंसर देखते हैं। तो डी इसका आंसर है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? असत्य है पूछा था। ये भी आपको ध्यान रखना कि सत्य है, असत्य है, नहीं है, वो आपको प्रश्न में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये योजना विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए है। बैगा, भारिया, सहरिया। मध्य प्रदेश में कौन सी है? बैगा, भारिया, सहरिया, 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। और इन जनजातियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, और ये मैं दावा करता हूं कि पूछे भी जाएंगे। ठीक, पीएम जनमन को लेके ले लो, आप इनके प्राधिकरण से संबंधित प्रश्न ले लो, बहुत सारे प्रश्न या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, ये प्रश्न सहायक पंजीयक परीक्षा 2024 में पूछा जा चुका है। पीबीटीजी कुपोषण से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है कि पीएम जनमन या इनके कुपोषण से रिलेटेड। एआरओ यानी कि सहायक अनुसंधान अधिकारी के क्वेश्चन नंबर 53 राशि पूछी गई है कि आहार अनुदान योजना में कितनी राशि दी जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 के प्रश्न क्रमांक 29 में भी राशि पूछी गई है। तो 2 प्रश्न में तो आपकी राशि पूछी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि आहार अनुदान योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि पद्मश्री भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, ये प्रश्न से संबंधित मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज, एमपीपीएससी का जो एग्जाम होता है, एक सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज से संबंधित एक पेपर होता है जिसमें तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इनको भूरीबाई को जब पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तब मैंने कुछ लोगों को मैं गाइड करता था, उन लोगों से मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे ही बोला था कि ये प्रश्न आएगा। तो यही का यही प्रश्न आएगा। एक्चुअल में मेरे शब्द ये थे कि आप कितना भी पढ़ लो, पूछा भूरीबाई जाएगा। तो भूरीबाई उस समय प्रश्न आया था। तो 2020 में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, हाँ। ठीक है।
मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति सूची से किन 3 जातियों को विलोपित किया गया है? ठीक है, तो मीना पारदी और पनिका को संभवतः, या कीर मीना पारदी, या पारदी परजा पनिका, या परजा मीना पनिका, ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सी आंसर है। कीर मीना और पारदी को 2003 में क्या कर दिया गया? एमपी की एसटी सूची से हटा दिया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम। पेनकड़ा, ये प्रश्न थोड़ा रिपीट मुझे मेरे पढ़ने में नहीं आया। तो बैगा का गोत्र पूजा स्थल है ये, आप देख लीजिए। बी, गोंड का गोत्र पूजा स्थल है पेनकड़ा। पेनकड़ा गोंड जनजाति में गोत्र देवताओं की पूजा के स्थान को कहा जाता है। गोंड धर्म में पेन, पेन मतलब क्या है भाई? देवता अत्यधिक मान्यता है। संभावित गोंडों के प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं, जो साजा वृक्ष में निवास करते हैं। पेशा अधिनियम, अब अगर मैं ये कहूं कि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और वो भी 2025-26 के एग्जाम में, तो मैं गलत नहीं हूं। क्या आप लोग कहें जो भी है, तो पेशा अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। अब क्या आरक्षण होगा वो पूछ रहा है कि भाई कितना आरक्षण होगा। अब इसका मैं आपको एक और बताऊंगा कि 2022 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल की उपस्थिति में इस एक्ट को लागू किया गया है। तो ये एक्ट इंपोर्टेंट हो गया अपने आप। ठीक, तो स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। पेशा एक्ट के, अब इसमें क्या बोल रहा है वो बी में, कि स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। पेशा एक्ट लागू होने के बाद ये चीज लागू हो रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पेशा एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में एसटी के लिए कम से कम 50% मतलब आधा आरक्षण है। इसके अतिरिक्त इन पंचायतों के अध्यक्ष मतलब सरपंच पंचायतों में पद भी केवल एसटी के लिए आरक्षित होंगे। पेशा भूरिया समिति की सिफारिश पर 24 दिसंबर को लागू किया गया है। कब लागू किया गया है, एक क्वेश्चन यहां बनता है। यह प्रश्न एआरओ मतलब कि सहायक अनुसंधान अधिकारी 2024 का क्वेश्चन नंबर 93 है। पेशा अधिनियम से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एक सिविल इंजीनियरिंग 2024 क्वेश्चन नंबर 24, इस पेपर का 24 प्रश्न नंबर भी पूछा जा चुका है। किससे संबंधित पूछा जा चुका है? पेशा एक्ट से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट। एक दो, कोरकू जनजाति में गाए जाने वाले की सजनई फगनई, फगनई मतलब फागुन, ठीक है, सजनई मतलब साजन, सजनई फगनई का संबंध है, काय से संबंधित है भाई साहब? तो ये होली से संबंधित है। अब देखो, अगर जो बुंदेलखंड के लोग हैं उनको हम फागुन के महीने में फाग गाते हैं, ठीक है, तो सजनई फगनई, तो फाग कब का? फाग का मतलब होता है होली। कि आप बुंदेलखंड के हो या इधर के जो भी ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड के हो, तो फाग का मतलब क्या है? फाग खेल रहे हैं। ब्रज का भी व्यक्ति होगा तो वो क्या बोलेगा? फाग। फाग का मतलब यहाँ होली होता है कि फाग आ गई यार, फाग, तो फाग होली है, होली के अवसर ये होता है। ठीक है, तो सी आंसर है इसका। ठीक, चटकोरा, अब अगली बार हमसे वो ये पूछ सकता है कि चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, एक प्रश्न। दूसरा वो ये भी पूछ सकता है कि चटकोरा नृत्य जो है वो किन जिलों में होता है, ये भी पूछ सकता है वो। नेक्स्ट, अब अगर हम देखें तो ये प्रश्न हमारा खत्म हो गया। इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग, संभवतः ये 2024 का है और ये आईटीआई प्रिंसिपल के लिए पेपर है। कौन सा है मैं देख लेता हूँ, पीटीई, पीटीई 2024 उप संचालक प्राचार्य वर्ग सहायक संचालक तकनीकी शिक्षा। ठीक, प्राचार्य वर्ग का पेपर है, इसको हम शुरू करते हैं। ठीक,
ये आता है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा अधिनियम। अब ये इतना इंपॉर्टेंट अधिनियम है कि आपको और हमको सबको पढ़ना चाहिए बार बार, ठीक है। तो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पेशा अधिनियम संविधान के भाग 9 ए से संबंधित है, यह पंचायतों से संबंधित है, ये मैं कंफर्म हूं। यह स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, बिल्कुल ठीक है भाई। यह स्वशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा की भूमिका पर जोर देता है। अब यहाँ पे वो ये पूछ रहा है भाई साहब कि केवल ए बी सी सही है, केवल बी सी डी सही है, उपरोक्त सभी सही है और कोई सही नहीं है। इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर क्या होता है इसका? बी। केवल बी सी और डी सही है। तो इसका मतलब है केवल बी सही है, सॉरी ये तो ये है, केवल बी सही है, ये सही है और ये सही है। इसका मतलब ठीक है ये गलत है, ठीक है। ये क्या आ गया भाई? इसका क्या? बी सी और डी सही है। अब देखना ए इसका सही क्यों नहीं है। ये जो है 9th ए भाग 9 काय से संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 ए शहरी में स्थानीय प्रशासन से संबंधित है, शहरों में, यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम से संबंधित है। तो आपका आंसर आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। हाँ इसी का है भाई, ये संविधान भाग पंचायतों से संबंधित है, ना कि भाग ए। ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका से मतलब है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से। यह अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिशों के 24 दिसंबर को लागू किया गया। हम पढ़ चुके हैं इसका मुख्य उद्देश्य। अब ये कितनी बार आ चुका है, मेरा इंटरेस्ट यहाँ है कि रिपीट कितनी बार हो गया है भाई साहब ये। तो टीएससी परिवहन उप निरीक्षक परीक्षा का क्वेश्चन नंबर 43 एमपी में अधोसूचित में उपस्थिति, मतलब कब अधिसूचित हुआ होगा। एक पीसीई 2024 पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी का क्वेश्चन नंबर 43। भाई ये 43 दोनों है। आरक्षण किस आर्टिकल में? डी में। मतलब कि इस अधिनियम के तहत आरक्षण कहाँ है एसटी को, ये पूछा गया होगा। और पीएसएई सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 24 पेशा कब लागू हुआ, पेशा एक्ट कब लागू हुआ, ये पूछ रहा है। तो आपको ईयर बता देनी है भाई साहब। अब एआरओ यानी कि सहायक अनुसंधान अधिकारी का क्वेश्चन नंबर 93 अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? ये इतने प्रश्न यहां से आ चुके हैं मतलब 1, ठीक है, 2, 3 और 4 प्रश्न आ चुके हैं रिपीट। और ये प्रश्न में विगत 1 वर्ष मतलब कि 1 साल के अंदर पेशा एक्ट से संबंधित इतने प्रश्न आ चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये पेशा एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो बोलता हूं इसका मतलब पेशा एक्ट आपको पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गादली नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? इस ये प्रश्न ये इंडिकेट करता है हमको कि जो भी जनजातियों के नृत्य हैं वो हमको पढ़ना चाहिए कि कौन सा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ठीक। ये कोरकू जनजाति से संबंधित है, ये आप पढ़ लेना, पूरा देख लेना। जनजातीय क्रांतिकारी स्वर्गीय श्री भभूत सिंह। अब भाई ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ये प्रश्न हमको टफ लगेगा। मुझे भी लगा था कि स्वर्गीय भभूत सिंह जागीरदारी मध्य प्रदेश के किस जिले में थी। इनको क्या कहा जाता है? नर्मदा आंचल, नर्मदा आंचल का शिवाजी। अब देख लो आप, इनको नर्मदा अंचल का शिवाजी कहा जाता है। ये प्रश्न बन सकता है भाई कि नर्मदा अंचल का शिवाजी किसको कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है। हम नेक्स्ट आते हैं, इसका विवरण देखेंगे। क्रांतिकारी भभूत सिंह ने 1857 किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति संबंधित है। किस एरिया के हैं? तो सतपुड़ा क्षेत्र के हैं।
किस जिले के हैं? तो नर्मदापुरम जिले से संबंधित हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। वे नर्मदापुरम के पचमढ़ी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण जागीर के जागीरदार थे। संभवतः उन्हें विश्वासघात के माध्यम से पकड़ लिया गया। तो ठीक है, अब यह प्रश्न सहायक अनुसंधान अधिकारी परीक्षा 2024 के क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है। ठीक, यहां आप अगर प्रश्न को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये बहुत टफ प्रश्न है लेकिन रिपीट प्रश्न है। इसका मतलब क्या है, हमको जो भी एमपीपीएससी जो भी अदर एग्जाम लेते हैं उनके क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं धरती आबा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यार आदि आदर्श उत्कर्ष ग्राम योजना, पीएम जनमन योजना, धरती आबा योजना, इनको पढ़ लो, रट लो, कुछ भी करो, समझ लो, यहां से प्रश्न आएंगे। ठीक, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजाति आबादी कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितने परसेंट होनी चाहिए, उसने ये पूछा है। तो 50% होनी चाहिए, कम से कम 50%। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं का संतृप्त स्तर पर विकास करना। चयन के लिए उन गांवों को प्राथमिकता दी गई है जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी का 50% या उससे अधिक है। यह मिशन भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा की मैं ये पूरा जब पढ़ाऊंगा ना जनजातियां तो ये पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसका सूत्र वाक्य ये पूछा जा चुका है भाई साहब, ये पूछा जा चुका है, मैं आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36 में, तो हमको ये पढ़ना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं वन अधिकार अधिनियम 2000। इससे तो इतने भरमार प्रश्न आए हैं कि आप ये सोचना यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बता रहा हूँ, पेशा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, आपका पीएम जनमन, धरती आबा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कब लागू हुआ, ये लागू पूछ रहा है आपका। तो वन अधिकार अधिनियम ये मैंने पिछले वीडियो में ही बताया कि 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ है। ठीक, और इसने यही पूछा है 1 जनवरी 2008, ये मैंने पिछली वीडियो में यानी कि पिछला प्रश्न पत्र जो भी था उसमें ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अधिनियमित और अधिशासित दोनों डिफरेंट वर्ड है, आप उनका अर्थ पढ़िए। मैं आपको सिर्फ इतना गाइड करना चाहता हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 को संसद द्वारा पारित किया गया, ये अधिनियमित हो गया। यह अधिनियम आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी को राजपत्र में प्रकाशन हुआ, ये अधिशासित हो गया। इस अधिनियम का उद्देश्य वनवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। 2006, ठीक, FRA 2006, और ये संसद में पारित। अब ये कितनी बार पूछा गया है? ठीक है, सहायक अनुसंधान अधिकारी ARO यानी कि 2024 का क्वेश्चन नंबर 57। वन अधिकार पत्र व्यक्तिगत सामुदायिक, मतलब वन अधिकार पत्र क्या होता है ये आपको पढ़ना है। ठीक, ARO इसी में सेम पेपर में दूसरी बार क्वेश्चन नंबर 92 किसके वन अधिकारों को मान्यता दी गई है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 92 में मिल जाएगा। ARO 2024 का 143 में मिल जाएगा। उसी में TSE यानी कि परिवहन उपनिरीक्षक के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 35 में मिल जाएगा, इसका अधिनियम का उद्देश्य क्या है। फिर 5 नंबर पे FSO यानी कि फूड सिक्योरिटी ऑफिसर 2025 के क्वेश्चन नंबर 39 में मिल जाएगा कि किस वर्ष ये अधिसूचित हुआ। डेंटल सर्जन के प्रश्न नंबर 47 में आपको ये मिल जाएगा कि इसका नोडल विभाग कौन सा है। अब आप लगा लो कि 6 प्रश्न बने हैं, इट्स रिपीट, ये रिपीट हुए हैं प्रश्न। तो मैं जो बोलता हूं कि भाई प्रश्न रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, उनको समझो, उनको पढ़ो, उनको उनके पास जाओ, प्रश्नों से बातें करो। प्रश्नों से बातें करो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में प्रश्नों से बातें होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, आप अगर बहुत ज़्यादा किसी एग्ज़ाम के लिए ऐसा है कि
मैं ये एग्ज़ाम निकालूंगा तो वास्तव में प्रश्नों से बातें होती हैं, ये मैंने एहसास किया है, फील किया है, और प्रश्नों से बातें होती हैं। और फिर आपके जिस दिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो प्रश्न भी आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था। इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न अगर पूछा गया है तो हमको कितना पढ़ना पड़ेगा कि भाई साहब जनजातियों से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबको पढ़ लो। उनमें भी क्या पढ़ना है उनमें भी आपको ये पढ़ना है कि वो संस्थान, वो इंस्टीट्यूशन, वो कहाँ है, एक उनकी स्थापना कब हुई, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके विवरण पे आते हैं भाई साहब। भोपाल में है मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, कहाँ पे है, भोपाल में। ठीक है, जनजातियों पर शोध करने वाली एक प्रमुख संस्था है। पहली बात, इसकी स्थापना मूल रूप से 1954 में छिंदवाड़ा में हुई। ये प्रश्न आता है, आपको दिखा दूंगा मैं नेक्स्ट पेपर में। भोपाल में इसको स्थानांतरित कर दिया, जिसे बाद में कहाँ कर दिया, भोपाल में। संभावित तथ्य क्या है कि यह संस्थान जनजातीय संग्रहालय के प्रबंधन और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रश्न आ चुके हैं। संस्थान जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान, ये आया है ARO 2024 क्वेश्चन नंबर 113, सहायक अनुसंधान अधिकारी, इस प्रश्न पत्र का ये। डेंटल सर्जन 2024 में क्वेश्चन नंबर 24 इससे रिलेटेड आया है। ट्राई, ये ट्राई लिखा है, ट्राईफेड विपणन संस्थान सहायक अनुसंधान अधिकारी 2024 का क्वेश्चन नंबर 73 में आया है। आदिवर्त संग्रहालय, ये खजुराहो में, इसका ARO यानी कि सहायक अनुसंधान अधिकारी 2024 का क्वेश्चन नंबर 89। आदिवर्त एक खजुराहो में संग्रहालय। FSO जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर 44 में आया है। यानी कि जनजातियों से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, जितने भी आपके संस्थान कह लो या रिसर्च सेंटर जो भी कह लो, वो प्रश्न आते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको आगे भी संभावना रहेगी कि प्रश्न आएंगे। जनजातीय बोलियों एवं हिंदी माध्यम से प्रसारित वन्या समुदाय, ये भाई साहब ये प्रश्न आता है यार, शिवपुर का सेसई अलीराजपुर का बाबरा, ठीक है, खंडवा का खालवा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्रों का संचालन निम्न में से किस स्थान से नहीं किया जाता, तो ये मेघनगर झाबुआ है, अलीराजपुर में है। अलीराजपुर मैंने क्या बताया, भावरा। खंडवा का खालवा, ये भैया नहीं है इसमें, तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं है पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। अब ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है भाई साहब, इसमें आ चुका है सिविल इंजीनियरिंग में, क्वेश्चन नंबर पहले नंबर पे है, ये देख लेना आप लोग। स्थान नहीं है मतलब वहां पे सेम प्रश्न था यार, सेम प्रश्न है ये, तो नहीं है, यहां भी नहीं है। अब ये देखो, ये सैलाना पूछा है, सैलाना रतलाम नहीं है, यहां भी नहीं है, तो मतलब सेम प्रश्न रिपीट है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं कि कोल जनजाति का निवास मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस अंचल में है। अब देखो यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, वो बता रहा हूं कि भील जनजाति, धार, झाबुआ, ऐसा पूछा गया है। बैगाओं से संबंधित पूछा गया है, बैगा पातालकोट के बाहरिया जो हमने अभी लगाया है आपको, बैगा बहरिया, बैगा मंडलाचक बहरिया पातालकोट में। ठीक है, सहरिया ग्वालियर इस अंचल में रहते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में रहते हैं, ये पूछा जा चुका है। तो कोल, इन्होंने कोल का पूछ लिया, कौन सा गुनाह कर दिया भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक, अब ये प्रश्न पूछा गया कि कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तीसरी सबसे
सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहले नंबर पे भील, दूसरे नंबर पे गौड़, तीसरे नंबर पे कोल, जो मुख्यतः रीवा सीधी में है। इनका मुख्य निवास ये। अब FSO 25 में प्रश्न नंबर 36 पढ़ लीजिए, इसी प्रश्न से संबंधित है। आजा अधिक जनसंख्या क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र, आजा नहीं है ये भाई साहब, जनजातीय है। ठीक है, अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा किसमें, ये पूछा गया है। ऐसे करके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण। ये प्रश्न 1995 एक MPPSC के सिविल सर्विसेज में ये प्रश्न पूछा गया है। वो टफ प्रश्न में, जब मैं एग्जाम दे रहा था, मैंने एग्जाम दिया था, वो टफ की श्रेणी में आया था ये प्रश्न। उस समय 10th यूनिट में 1989 का एक्ट था। 16 के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी है, मुख्यमंत्री होना चाहिए इसका, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना पूरा, धारा 16 पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे एक्ट को पूरा मत पढ़ना, टफ प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वर्ष 2025 के किस जनजातीय पर्व उत्सव को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पर्व उत्सव घोषित किया गया? तो भगोरिया। अब देखो MP के जितने भी प्रश्न हैं, जब भी अगर ST से संबंधित प्रश्न आएगा तो मुझे लग रहा है कि भगोरिया से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। भगोरिया किस जनजाति का है? भील जनजाति का। भगोरिया किन जिलों में मनाया जाता है? तो झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी। ठीक, ये हमको तैयार करना है। भगोरिया में क्या क्या होता है? ठीक है, गुलालिया, गोलगधेड़ो, उजड़िया, 3 चरण होते हैं इसके। भगोरिया होली के कितने दिन से पहले स्टार्ट होता है? तो 7 दिन पहले से। तो ये हमको पढ़ लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि भगोरिया नृत्य को इन्होंने क्या किया है, 2025 में जनजातीय उत्सव को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पर्व और उत्सव घोषित कर दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई। अभी 1 साल के अंदर जितनी आपके प्रश्न या जितने एग्जाम हुए उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, और आगे भी पूछा जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूछा जाएगा। अब देखो भगोरिया के बारे में सब पढ़ लेना यार आप। ठीक, ARO यानी कि सहायक अनुसंधान अधिकारी, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, सहायक अनुसंधान अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 20, भगोरिया किस जनजाति का है? तो भील जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। ARO 2024 क्वेश्चन नंबर 91, भगोरिया मुख्यतः किस जिले में मनाया जाता है? तो झाबुआ में। एक और प्रश्न मैं बता दूं, जो मुझे एग्जाम पता नहीं है लेकिन है वो प्रश्न, तो होली से कितने दिन पहले? तो 7 दिन। ऐसे करके यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, प्रसिद्ध गोंड दुर्ग देवगढ़ किस जिले में स्थित है? ये दुर्ग इतिहास से भी है और जनजातियों से भी संबंधित है, क्योंकि जनजाति क्या है इसमें, गोंड है, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को इधर रखा है। ये छिंदवाड़ा में है। देवगढ़ का किला ऐतिहासिक रूप से गोंड राजाओं की सत्ता का प्रमुख केंद्र रहा है। यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। राजा जाटवा ने यहाँ गोंड साम्राज्य की नींव रखी थी। अगर बहुत ज्यादा डीप में जाके पूछेगा तो आपको ये भी कर लेना है। ठीक 1980 में जनजातीय कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा डैश स्थापित किया गया, वन्या यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आप ये देख लेना। नेक्स्ट है इसमें वन्या मध्य प्रदेश शासन की जनजातीय कार्यवाही की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसकी स्थापना 1980 में जनजातीय संस्कृति, कला और बोलियों के संरक्षण व प्रचार प्रसार हेतु की गई थी। यह संस्था सामुदायिक रेडियो केंद्रों, ये प्रश्न आएंगे आते हैं, पत्रिकाओं जैसे वन्या पत्रिका है। वन्या क्या है अगर पूछ ले, पत्रिका है भाई साहब। ठीक है, संचालन भी करती है वन्या माध्यम से मध्य प्रदेश में जनजातीय अंचलों में वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र। ये भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है ये तो। झाबुआ में कहाँ है, मेघनगर में, अलीराजपुर में कहाँ है, श्योपुर में कहाँ है, बेगांव का कहाँ है, सैरियाओं का क्या है, भीलों का कहाँ है, ऐसा करके प्रश्न बनता है। ठीक, तो अभी हमने इतने प्रश्न लगाए हैं। अभी मैं 2 से 3-4 प्रश्न पत्र और लगाने का प्रयास करूंगा।
और अभी अभी जो संडे को एक एग्जाम हुआ है उसके और प्रश्न लगाऊंगा। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश की जनजातियां जो हैं उन उस टॉपिक को, उस यूनिट को पूरा कवर करूंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द आपको मैं मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित पूरा टॉपिक पढ़ा दूं। तो लालटेन स्टडी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से स्कोर करें और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। और मेरा ये भी दावा है, मैं अंत में आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो मैंने स्टार्टिंग किया है तो, और मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि भाई एक निश्चित दिशा में आपको जाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि कहीं से कहीं का कोई डिस्टेंस है और आप जाना चाहते हो, तो एक तो होता है कि आप एक बहुत किसी गाइडेंस के तहत एक अच्छे मार्गदर्शन से एक अच्छे रूट पे जाके उस पते तक पहुंच जाओगे। एक वो होता है कि आप भटक जाओगे। तो अगर आप भटकना चाहते हो तो खूब भटको, और आप प्रॉपर तरीके से विद इन टाइम आप किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो बिल्कुल उस मंजिल पर पहुंच जाओगे। बस ये कि आपका रास्ता बहुत अच्छा और रास्ता आपका देखा हुआ, यानी कि रास्ता परिचित टाइप का लगे, इस तरीके से जाओ। और मुझसे जुड़ने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको एमपीपीएससी या एमपीपी का कोई भी एग्जाम आपको परिचित जैसा लगेगा। और मैं आपको वही बताऊंगा कि ये एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।